Parliament where you have a lot of opportunity to learn all fundamental concept of mathematics, then you will become able to apply all these concepts in solving the problem connected to our real life situations. Now the topics which is going to be discussed by all of you is HCF and LCM. आज के इस गणित के सदन में जो गणित की फंडामेंटल अवधारणा है, मौलिक अवधारणा है, उसमें HCF और LCM का बहुत ही महत्व है। इसलिए आज इस सदन में HCF एंड LCM के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए इस सदन में सबकी भागीदारी इक्वली हो, सब लोग उमंग और उत्साह के साथ इस सदन को सपोर्ट करें। इसलिए सदन के प्रारंभ के पूर्व आप जोरदार तालियों से इस सदन के आरंभ का स्वागत करें। आज के इस सदन में जिन दो नए गणित के महत्वपूर्ण अवधारणा है HCF एंड LCM के बारे में आज आपके साथ चर्चा होगी। इस अवधारणा के बारे में आपके साथ आंशिक रूप से चर्चा हो गई है, लेकिन आज हम HCF और LCM के बारे में विधिवत रूप से हम चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे कि LCM और HCF क्या है, उसके बाद इसका उपयोग दैनिक जीवन से जुड़े हुए समस्याओं के समाधान में किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी कि पहले डिफिनीशन जानेंगे, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन जानेंगे। तो आइए HCF इसको MCF भी कहा जाता है। MCF इसका मतलब होता है, पहले इसका अर्थ समझ लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM की चर्चा करेंगे, इसकी भी चर्चा होगी। इसका मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं मौसा, और इसको हिंदी में बोलते हैं लसा। मौसा का अर्थ हुआ महत्तम समापवर्तक। क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक। लस का हुआ लघुतम समापवर्त्य, और यहां पर क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक। अर्थात दो शब्द आए हैं, अपवर्तक और अपवर्त्य। चलिए, तो अपवर्तक और अपवर्तक को हिंदी में बोलेंगे फैक्टर और अपवर्त को बोलेंगे मल्टीपल। तो पहले इनका हम जान जाएं, इसके बारे में बहुत बताया है। अपवर्तक और अपवर्त। अपवर्तक क्या है? किसी संख्या का अपवर्तक अर्थात किसी संख्या का गुणनखंड क्या है? तो किसी भी संख्या का गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। समझ रहे ना? जैसे मैं 8 गुने 9 को लिखते हैं 72, और आपको पहले पता है कि एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं। यदि 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 अगर 72 होता है, इंप्लाइज दैट 72 में 8 से भाग दे तो व्हाट वी विल गेट 9। इसी प्रकार अगर 72 में 9 से डिवाइड करें तो क्या प्राप्त होगा? 8। यानी कि 8 का बना हुआ 9 गो समूह हो। यदि प्रत्येक समूह में 8 इकाइयां हो, प्रत्येक समूह में 8 यूनिट्स हो, और ऐसे हमारे पास 9 ग्रुप्स हो, तो कुल कितने उसमें इकाइयां हो जाएंगे? सेम टाइम में अगर 9 गुने 8 यानी कि हमारे पास 9 ग्रुप हो और प्रत्येक ग्रुप 8 इकाइयों से मिलकर बना हो, तो कुल कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 72।
यदि 8 गुना 9 बराबर 72 होगा तो डेफिनेटली 72 डिवाइडेड 8 क्या होना चाहिए? 9। और 72 डिवाइडेड 9 क्या होना चाहिए? 8। तो यहाँ पर 72 में 8 करके निकालेंगे तो हमें 9 बार निकालना होगा। उस स्थिति में हमारे पास कुछ भी बचेगा नहीं। अगर 72 में 9 करके निकालूंगा तो 9 का 8 ग्रुप बनेगा। इस स्थिति में कुछ बचेगा नहीं। इस कारण कहते हैं कि 72 8 से पूर्णतः विभाजित है। कहते हैं 72 9 से पूर्णतः विभाजित है। 72 इज completely divided by 8 and 72 is also completely divided by 9. When you divide 72 by 8, what you get as a result? 9. And when 72 is divided by 9, you get 8 as a quotient. Okay? तब यहाँ पर 8 72 का क्या है? एक गुणनखंड है। 9 भी 72 का क्या है? तो 8 72 का क्यों गुणनखंड है? क्योंकि 8 से 72 पूरी तरह विभाजित है। यदि 8 करके निकाले तो 72 में 8 करके निकालने के बाद कहीं ना कहीं हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। अगर 8 करके हम कितने बार निकालेंगे शून्य प्राप्त हो जाएगा? 9 बार। तो आप समझ गए होंगे। यहां पर जरा देखिए, तो 8 में 9 से गुना करके 72 पहुंचे हैं। अब 72 पहुंच गए हैं। अब इसका उल्टा समझेंगे। इन दो संख्याओं के बीच गुना करने के बाद we will get 72. Already we have 72. तो हमें पता करना है कि which two number is multiplied with each other, then we get 72. यानी कि यहाँ पर ऐसे दो संख्याओं के बारे में विचार करना है जिनका गुणनफल 72 हो। तो यह प्रत्येक संख्याएं जो गुना के चिन्ह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 72 का रिलेशन में गुणनखंड कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे। तो आइए 72 को यहाँ पर 8 और 9 को मल्टीप्लाई करने के बाद 72 है। अब 72 को अनमल्टीप्लाई करना है, अर्थात यू हैव टू कंसीडर टू नंबर्स व्हिच प्रोडक्ट इज 72। तब आप आइए और क्या वे हो सकता है? व्हाट वे यू कैन अनमल्टीप्लाई 72? कौन बताएगा? क्या और कोई तरीका हो सकते हैं? 72 में 8 का 9 ग्रुप है या 9 का 8 ग्रुप है, या 72 में और कोई समान ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? क्या क्या है? 72 को अनमल्टीप्लाई करो और अनमल्टीप्लाई करने के बाद द नंबर व्हिच यू गेट ओवर मल्टीप्लिकेशन साइन विल बी द फैक्टर ऑफ द नंबर। चलो और कोई हो सकता है? दिस इज ओनली वन वे और there will be other ways by which you can unmultiply 72. और क्या क्या हो सकता है? दो संख्याओं के बारे में आप विचार करो जिसका प्रोडक्ट 72 होगा। और वेरी फाइन। और हो सकता है? यदि हो सकता है 6 में 2 से गुना करने के बाद you will get 72। 6 टाइम्स 2 600 का अगर 2 समूह निकालेंगे तो 12 ना होगा जी। बहुत अच्छा। और कोई हो सकता है? और कोई हो सकता है? देखो और कोई हो सकता है? हो सकता है। क्या 4 का समूह 72 में निकाला जा सकता है कि नहीं? और 4 का समूह निकालेंगे 72 में तो 4 समूह कितनी बार निकालने के बाद 72 जीरो हो जाएगा? वेरी फाइन। 18। अब मुझे बताओ तो ये 3 72 का क्या हुआ? 24 72 का क्या हुआ? 2 72 का क्या हुआ? 36 72 का क्या हुआ? गुणनखंड। 72 का क्या हुआ? गुणनखंड। 36 72 क्या हुआ? गुणनखंड। तो एक गुना के चिन्ह पर यह जो संख्याएं प्राप्त हो रहे हैं ये सब इन रिलेशन संबंध में 72 का क्या लगते हैं? यस। अब इसको मिटाओ और 72 के सभी गुणनखंड को यहाँ पर लिख डालो। अब यहाँ पर 72 को अनमल्टीप्लाई करने के बाद आप ये बहुत सारे संख्याओं को प्राप्त किए हैं।
तो गुना के चिन्ह पर प्राप्त ये सभी संख्याएं 72 का संबंध क्या है 72 के साथ इनका? यस। अब यहाँ पर लिखना है 72 के सभी गुणनखंड या 72 के सभी अपवर्तक। इसका दो नाम है, गुणनखंड, और पुराने किताबों में इसका नाम अपवर्तक है। बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम। सो 72 के सभी गुणनखंड को आप लिख डालो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। जल्दी लिखो। हो गया। तो 72 तभी बहत्तर के सभी अपवर्तकों का नाम बताओ। टेल द नेम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 72। 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। क्या इन सभी संख्याओं से 72 पूरी तरह विभाजित हो जाता है? यदि 1 से 72 में भाग दूं तो भागफल क्या मिलेगा? मैं 2 से 72 में भाग दूं तो भागफल क्या मिलेगा? मैं 3 से 72 में भाग दूं तो भागफल क्या मिलेगा? 24। समझ गया ना? तो 72 यह सभी संख्याएं 72 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। 72 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। इस कारण ये सभी संख्याएं 72 का अपवर्तक या गुणनखंड हुए। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, यानी कि गुणनखंड यदि ए बी का एक गुणनखंड है तो मतलब क्या होगा? बी ए से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर बी से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो उस स्थिति में बी ए का गुणनखंड नहीं है। तो मैं पूछूंगा, क्या 7 20 का एक गुणनखंड है? क्या 7 20 का एक गुणनखंड है? नहीं, क्योंकि 7 करके मैं निकालूं तो मैं 20 में 7 करके नहीं निकाल सकता हूं। 7 करके 14 निकाला जा सकता है ना? और कुछ शेष बच जाएगा। इसलिए कहेंगे कि 7 20 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यहां पर शेष कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा। चलिए, अब इसी प्रकार इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर which I am going to write down on this board, and you have to find out all the factor this way. So I am write down, छोटी-छोटी से मैं संख्या लिखूंगा। I have written down 35. So you have to find out all factors of 35. For finding all the factors of 35, what you have to do? First you have to unmultiply the given number. And the number which you get distributed over multiplication signs. After unmultiplying, then those numbers distributed over multiplication signs are said to be the factors of 35. चलो आओ पता करो, कौन पता करेगा? फर्स्ट यू हैव टू अनमल्टीप्लाई 35, और कितना संभव हो सकता है, और अनमल्टीप्लाई करने के बाद गुना के चिन्ह पर जो संख्या प्राप्त होंगे सभी 35 का फैक्टर होंगे। कौन बताएगा? तुम्हें बताएगी कोई? चलो बताओ। पहले फर्स्ट यू हैव टू अनमल्टीप्लाई 35 इन ऑल पॉसिबल वेज। हाउ मेनी वेज देयर आर इन यू कैन अनमल्टीप्लाई 35? वन वे। नेक्स्ट वे इज पर नॉट पॉसिबल। मैं पूछूंगा कि यहाँ 35 को इधर क्या किया गया है? तो अनमल्टीप्लाई। और इधर क्या किया गया? इन दोनों को 35 के बीच में क्या किया गया? मल्टीप्लाई। अब 35 को इधर क्या किया गया है? अनमल्टीप्लाई। यस, चलो जल्दी से करो। आप लोग सोच रहे हो ना? सब लोग तैयार हो जाओ। चलो लिखो 35 के सभी अपवर्तक। और दो ऐसी और कोई संख्या नहीं इनके सिवा जिनका गुणनफल 35 के बराबर हो।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या 35 1 से पूर्णतः विभाजित है? हाँ। तो 35 को अगर 1 से भाग करेंगे तो भागफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? 35 क्या 5 से विभाजित है? पूर्णतः विभाजित है कि पूर्णतः विभाजित नहीं है? तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? यस। तो यहाँ पर लिखो 35 के सभी अपवर्तक। आगे आप मिटाएंगे नहीं, क्योंकि इन आंकड़ों के द्वारा ही हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, इसलिए सभी को यहां पर रहने देंगे। इधर आप करेंगे इस सेक्शन में और लिख दो बराबर, चलो लिख दो कॉमा दे करके और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ओके, तो 35 के सभी अपवर्तक का नाम 1 5 7 35। चलो वेरी फाइन। अब तो आप समझ गए किस तरीके से आपको किसी संख्या के सभी गुणनखंडों को पता करना है। मैं नेक्स्ट देता हूं 40। चलिए 40 के सभी अपवर्तक को पता करें। कौन पता करेगा? अभी तरीका बता दिया गया है। चलो 40 के सभी अपवर्तक को पता करें। इधर लिखना है, फाइनल उत्तर इधर लिखाएगा, आप इधर काम करेंगे। तो 40 का अपवर्तक को पता करने के लिए 40 को क्या करना है? अनमल्टीप्लाई, मतलब दो संख्याओं को पता करना है जिनका गुणनफल 40 के बराबर हो। इस तरह से कितने संभव गुणनखंड ऐसे हो सकते हैं, और फिर उसके बाद लिख देना है। चलो क्लिक करो। पांच गुने 8 और 8 गुने 5 तो एक ही है। 5 का समूह लो, 5 समूह 8 का बना हुआ, 8 समूह 5 का बना हुआ, कुल उसमें 40 ही आएंगे। चलो हो गया। अब तो कोई संभावना नहीं है, इसलिए यहां पर लिखें 40 के सभी अपवर्तक। 40 के यहाँ पर लिख देंगे तब ना सामने डेटा पता रहेगा। 40 के सभी गुणनखंड, कहीं अपवर्तक लिखेंगे कहीं गुणनखंड लिखेंगे, दोनों एक ही है ना। तो 40 के सभी गुणनखंड को यहाँ पर लिख देंगे। अब तो बड़ा आसान है, गुणा के चिन्ह पर जो संख्या दिखाई दे रहे हैं वही उस संख्या के गुणनखंड होंगे। वेरी फाइन। चलिए आइए, अब मैं आपको यहाँ पर 50 देता हूं। 50 का तो नहीं पता किया है। 50 के सभी गुणनखंड को पता करें। 50 के सभी गुणनखंड को पता करें। कौन कौन से संख्याएं होंगे जिनसे 50 पूरी तरह विभाजित हो जाता होगा? चलिए कौन पता करेगा? और कौन पता करेगा? है तुम लोग कहाँ आए हो? चलो पता करो। तरीका वही है, दो संख्याओं पर विचार करो, गुना करो, गुणनफल रूप में 40 आता है तो एक्सेप्टेबल है। क्या 5 गुने 50 और 5 समूह हो 50 का बना हुआ, 50 इकाइयों का बना हुआ हमारे पास 5 समूह हो तो कुल इकाइयां 50 ही होंगे, क्योंकि 50 का तो एक ही समूह 50 हो जा रहे हैं। 5 में 50 से गुना करने के बाद 50 आता है। चलिए अब दूसरा कोई आवे, दूसरा कोई कौन आएगा? तुम लोग और कोई नहीं है? चलो बोलो। हो गया ना? चलो लिखो 50 के सभी गुणनखंड या 50 के सभी अपवर्तक, जो भी पसंद आवे, दोनों शब्दों में कोई एक शब्द लिखो। 50 के सभी गुणनखंड
एसीएफ और एलसीएम के बारे में 2-3 रोज क्लास चलेगा ना। आज हम यह बताने जा रहे हैं किसी संख्या का गुणनखंड को कैसे पता करते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड होने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए, यानी किसी संख्या का गुणनखंड की जांच विभाज्यता के आधार पर करते हैं, भाग देकर करते हैं। यदि भाग पूर्णता हो जाती है उस स्थिति में गुणनखंड का उसे दर्जा प्राप्त होता है। भाग यदि पूर्ण रूप से नहीं होती है, कुछ न कुछ शेष बच जाता है, उसे गुणनखंड का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो दो संख्याओं में गुणनखंड का रिलेशन है कि नहीं रिलेशन है, इस रिलेशन का जांच डिविजिबिलिटी के आधार पर होगी, भाग के आधार पर होगी, विभाज्यता के आधार पर होगी। हो गया, वेरी नाइस। चलो अब मैं फिर दे रहा हूं छोटा छोटा संख्याओं को, ताकि आपको टेबल में सब याद है, तो छोटी छोटी संख्याओं को देंगे, यहां से जो समझ विकसित होगा वो बड़े संख्याओं पर लागू करेंगे। चलिए मैं आपको देता हूं 37 के सभी गुणनखंड को प्राप्त होगा 37। चलो कौन बताएगा 37? चलो 37 के सभी गुणनखंड को लिखो। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 37। चलो लिखो। इसके सिवा दो ऐसी और कोई संख्या संभव नहीं है जिसका प्रोडक्ट 37 के बराबर हो। इसलिए दो ही संख्या है हमारे पास, 1 and 37, जिससे 37 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 37 के सभी अपोर्टक को लिखो। लिखो 37 लिखा जाए। हो गया। कौन कौन संख्या है? 1 और 37। 1 और 37। चलो वहां पर लिखो। लिख दिए सर। और उसका संख्या लिख जाओ, चलो पता करना। हेलो, हाँ यहाँ पर लिखो 45 49 लिख दिया। हाँ चलो 49 के सभी गुणनखंड को पता करो। कौन पता करेगा? 49 के सभी गुणनखंड को कौन पता करेगा? कौन पता करेगा? चलो जब कहते हैं तब वहां चलती हो। प्लान बनाती है स्कूल से भागने के लिए सब। आप चलो यहाँ पर दिखाओ पहले 49 कैसे। इधर तो पहले क्रिया तो करोगे, अनमल्टीप्लाई की क्रिया करके ही ना पता करोगे। क्या लिख रही हो? तो पहले अनमल्टीप्लाई करना है। अभी तक इतना बैठी हुई तो कुछ देना हो। गो बैक। हो जाएगा। चल चलो चलो जल्दी से 49 का कैमरा आगे रखिए तो दिखाई देगा ना। चलो 49 का करो। क्या और संभव नहीं है ना? लड़का क्या और संभव नहीं है? विचार करो। सिर्फ दो ही संख्या है 1 और 49, जिसका गुणनफल 49 होता है कि और दो संख्याएं होंगे। तो दो संख्याओं को पता करो कौन होगा। दो संख्याएं जिनका गुणनफल 49 के बराबर है और असंभव है। बात तो एक ही हो गया। संख्याएं तो गुना के चिन्ह पर वही मिल रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर बदला हुआ है। तो गुना के चिन्ह पर अगर संख्याओं का ऑर्डर बदल देने से
गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलो अगर आपको नहीं पता तो कोई लड़का जाके हेल्प करो, जाओ जी, किसी को मालूम है तो हेल्प। बड़ा बड़ा लिखा करो। क्या और संभव है? और संभव है क्या इन संख्याओं के अतिरिक्त कोई दो संख्या और प्राप्त करोगे जिसका गुणनफल 49 के बराबर होगा? और संभव है कि नहीं है? अरे संभव है कि नहीं है? तो चलो लिखो 49 के सभी अपवर्तक। तो 49 के सभी वो अपवर्तक का नाम बताओ। 1 और 7। और कोई नहीं है? क्या गलत किया इन्होंने? गुना के 49 का तुमने मल्टीप्लाई किया तो कौन कौन सा संख्या गुना के चिन्ह पर तुमको दिखाई दे रहा है? बताओ। और कोई नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको दिखाओ ना भाई, आंख सबके खराब है तो जाओ वहां पर बोलो। चलो 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 बोलो हाथ बोलो। 1 7 49। 1 7 49 49 के गुणनखंड क्यों है? कारण बताओ। 1 7 49 49 के गुणनखंड क्यों है? क्यों गुणनखंड कहा जाएगा? क्योंकि 49 1 7 और 49 से पूर्णतः विभाजित है। फिर से बोलो 1 7 49 49 का गुणनखंड क्यों है? पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः अगर विभाजित नहीं होगा उस स्थिति में गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया है कि एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं। चलिए अब लास्ट में सवाल आपसे कर रहा हूं, एक छोटा संख्या दे रहा हूं ताकि उसको मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो। 21 के सभी अपवर्तकों को पता करो। कौन पता करेगा? पता करो। चलो लिखो 21 के सभी अपवर्तक। हो गया। 21 के सभी अपवर्तक को पता करो। 21 के सभी अपवर्तक को पता करने के लिए 21 को अनमल्टीप्लाई करना होगा। अनमल्टीप्लाई करना के मतलब कि उन दो संख्याओं को पता करना होगा जिनका गुणनफल 21 के बराबर हो। इस तरह से सभी संभव जो गुणनखंड, सभी संभव संख्याओं को लिखो। इसके बाद फिर उनका सभी अपवर्तक को लिखो। क्या only 2 ways you have in which you are unmultiplying 21, or other way is possible here. Okay. और कोई पॉसिबल है क्या? और दो संख्या ऐसे संभव है जिनका गुणनफल 21 के बराबर हो? यदि नहीं तो फिर आप सभी अपवर्तकों को लिखो। यदि है तो फिर पता करो। क्या हुआ बोलो? तो यहाँ आ जाओ तो लिखो पहले। और संभव है कि नहीं संभव है? तो लिखो फिर। चलो अब हमारे पास भिन्न भिन्न संख्याओं के सभी अपवर्तकों को हमने बोर्ड पर लिख डाला है। अर्थात किसी संख्या के अपवर्तक के संबंध में हमने आंकड़े को यहाँ पर एकत्र किया। अब यहाँ पर प्राप्त आंकड़ों से हमें एक स्वस्थ निष्कर्ष तक पहुंचना है ना? वी हैव टू गेट टू एट हेल्दी कंक्लूजन
solid conclusion, concrete conclusion. We have to draw some concrete conclusion from the given data. Okay? अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, गणित को समझने के लिए आंख की आवश्यकता है और अपने नेत्र को खुला रखने की आवश्यकता है। सभी इंफॉर्मेशन यहीं पर है और इन प्राप्त इंफॉर्मेशन से हमें किसी संख्या के गुणनखंड के बारे में कुछ आवश्यक गुणों के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हीं को इशारा कर रहा हूं। चलिए बैठिए आप। अब मुझे बताइए कि 35 के सभी गुणनखंड लिखे हुए हैं, तो 35 के सभी गुणनखंड कौन कौन है? 40 के सभी गुणनखंड, 50 के सभी गुणनखंड, 37 के सभी गुणनखंड, 37 के और 49 के सभी गुणनखंड। बंद करो। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं, सभी कौन वैसा एक संख्या है जो सभी के गुणनखंडों में शामिल है? कौन वह संख्या है जो सभी के गुणनखंडों में शामिल है? तो इससे क्या हम लोग निष्कर्ष निकाला कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी संख्याएं एक से पूर्णतः विभाजित। तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रहा हूं, वह कौन सी संख्या है जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है? फिर मुझे बताइए, वह कौन सी संख्या है जो सभी संख्याओं के गुणनखंड में आता है? वेरी फाइन। तो फर्स्ट हमने निष्कर्ष निकाला कि 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। आप देख रहे हो ना। दूसरा बात, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? चलो 35 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? 40 के सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? 40 को यहां लिखना छोड़ दिया है। 50 के सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? 21 के सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? अरे 21 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? उसका नाम क्या है? जब हम 21 बोल ही दिए तो 21 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? बोलो 21। हाँ बोलो। तो इससे क्या देखा? किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह स्वयं होगा। तो 35 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? तुम बताओ। 40 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? 40। तुम बताओ 50 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? 50। वह कौन सी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा? तो इस प्राप्त आंकड़े से हम लोग इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि किसी संख्या का गुणनखंड को प्राप्त करने के लिए उस संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात दो संख्याओं के बारे में विचार करते हैं जिनका गुणनफल दिए गए संख्या के बराबर हो। इस तरह से जितने संभव तरीके हैं जिसमें दो संख्याओं का गुणा करने के बाद हम वह संख्या का प्राप्त कर लेते हैं। तो गुणा के चिन्ह पर बटे हुए ये सभी संख्याएं दिए गए संख्या का गुणनखंड होता है, अर्थात गुणनखंड प्राप्त करने का एक तरीका हुआ। तो इस प्राप्त गुणनखंड से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संख्या एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरा यह निष्कर्ष है कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह स्वयं संख्या होता है। इन्हीं बातों के साथ आज गणित की सदन समाप्त होती है। फिर इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा अगले सदन में होगी।